सुनिए अज़लान, जैसे ही इस आवाज़ ने उसे पुकारा, कार का फ्रंट डोर खोलता उसका हाथ कार के लॉक पर जम गया। हाथों की पकड़ उस लॉक पर सख्त हो गई। कितना असियतनाक था इस औरत को अपने घर में बर्दाश्त करना, बचा के उसे देखना या उसकी बात सुनना। मगर वो मजबूर था और उसी मजबूरी के तहत बर्दाश्त की इंतहा पर खड़े होकर उसे सर पर टिके ब्लैक ग्लासेस को आंखों पर फिट करके वो पलटा। आनिया उसके पलटने पर बस उसे देखती रह गई। दिन ब दिन उसे लग रहा था कि अफसान को पाने की चाह जुनूनी बनती जा रही है। उसे छूने की हसरत उसके दिल में शिद्दत अख्तियार करती जा रही थी। अब भी ब्लैक जीन्स पर डार्क ब्लूइश शर्ट पहने उसकी शख्सियत सबसे मुनफरिद लग रही थी। उसका दिल कहाँ वो उसे सीने से लपेट कर अपनी तमाम हसरतों को पूरी कर ले। तुम्हें कोई काम है? खुद को देखती आनिया से उससे इस सर्द महरी से पूछा। अभी उसकी आंखों में अपने लिए भी वही चमक नजर आई थी जो हमेशा गैर मर्दों के लिए आने की आंखों में वो देखता था। मगर समझा कब था या समझ कर अनजान बन जाता था, क्योंकि उसे अपने घर की इज्जत का बहुत ख्याल था। मगर ग्लासेस के पीछे छुपी उन काली आंखों में सुर्खी बड़ी थी, मगर असलान के चेहरे के तासुरात बिल्कुल नॉर्मल ही रहे थे। आनिया उसके पूछने पर होश में आ गई। जल्दी से खुद को संभाल कर वो मुस्कुराकर बोली, वो मुलाजिम ने मेरा बैग शायद तुम्हारी कार में रख दिया था, मैं वही लेने आई थी। सर पर दुपट्टा जमाते हुए वो मस्कीन सी बनी। अब वो वैसी बनने की कोशिश कर रही थी जैसे असलान की ख्वाहिश थी। फ्रॉक सूट और बड़ा सा दुपट्टा सर पर सलीके से लिए, चेहरे पर खूबसूरती से किया गया मेकअप। ढूंढ लो। वो कार का डोर बंद करके दूर हटकर फासले पर खड़ा हो गया तो आनिया तेजी से कार तक आई थी। असलान। असलान रुख मोड़कर हवेली की लॉन को देख रहा था कि अरूषा की पुकार पर वो फौरन पलटा। होठ से ही अरूषा हाथ में लिया मोबाइल उसे दिखाती वैसे ही चीखती तेजी से बोली, आपका मोबाइल रूम में ही रह गया था। अरूषा बामुश्किल दुपट्टा संभाले दौड़ते हुए उसकी तरफ आई थी। असान को अब याद आया वो मोबाइल रूम में ही छोड़ आया था और मैडम उसे मोबाइल देने भागी आ रही थी। माँ जी की हिदायत पर आजकल खूब अमल किया जा रहा है। उसे देखते ही उसके तने हुए चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। आहिस्ता माय बेबी गर्ल, नॉर्मल चलकर भी आ सकती थी तुम। मैं भागा तो नहीं जा रहा था। जैसे ही वो दौड़कर पास आई, अरूषा की कमर में उससे हाथ डाल दिए। इतनी ही देर में वो आनिया की मौजूदगी भूल गया था। अरूषा की मौजूदगी तो उससे दुनिया भुला रही थी। तो ये तो आनिया थी। असान की बेताब निगाहें, उसका झलकता प्यार। आनिया उन दोनों को देखकर सरापा खाक होती कार की दूसरी तरफ बैग डोर खोलकर अब बस उन दोनों को देख रही थी। ले पकड़े अपना मोबाइल, आप चले ना जाए इसलिए दौड़कर आना पड़ा। मुलाजमा को भेजना चाहा तो सासू माँ बोली खुद देकर आओ। वो उसकी शर्ट के पॉकेट में मोबाइल डालकर फूली-फूली सांसों से नाज से उसे देख रही थी। थैंक्स माय लाइफ। असलान ने उसकी कमर में हाथ डाले, झुककर उसकी छोटी सी नाक अपने होंठों से छुई, फिर अपने होंठों से उसकी सांसें कैद करनी ही चाहीं कि रुशा ने तेजी से अपनी हथेली उसके लबों पर रख दी। असलान बस करे, सुबह से ही तंग कर डाला है आपने, मेरा दम ही निकाल देंगे। वैसे ही मेरा सांस फूला हुआ है, अभी आप मार ही डालेंगे। और ये भी तो देखिए हम हैं कहाँ, आप तो। वो बोलते-बोलते एकदम चुप हो गई। आनिया चेहरे पर नफ़रत और गुस्से के तासुर लिए बैक डोर बंद करके कार के अतराफ में घूमकर अब उन दोनों के सामने आ गई थी। रूशा ने आंखें फाड़कर पहले उसे फिर अज़लान को देखा। उसकी निगाहों के मफ़हूम को समझकर उसने अरूषा को यूं ही बाहों के घेरे में लिए हुए बस गर्दन मोड़कर संजीदगी से आनिया से पूछा। मिल गया तुम्हारा बैग? आनिया ने बेबसी से अपने निचले होंठ चबाते वो कितने हक से अरूषा को उसके सामने ही बाहों में लिए खड़ा था। ऐसी मोहब्बत, ऐसी चाहत तो कभी उससे उससे नहीं थी। वो हसद की आग में जलकर ये भूल गई कि ऐसी मोहब्बतें और चाहतें वहाँ बनती हैं जहाँ साथ में बंधे ताल्लुक में मोहब्बत के साथ इतबार भी हो, भरोसा हो और सबसे बढ़कर खालिस वफाएं शामिल हों। इनका कैसा बैग आपकी कार में? रूशा अब असलान को घूरकर हवा से होकर पूछने लगी। इनका बैग ड्राइवर ने शायद गलती से हमारी कार में रख दिया था। असलान ने मुस्कुराकर तो सीख दी, साथ ही मेरी कार की बजाय हमारी का इस्तेमाल किया ताकि आनिया को जता सके। अब उस पर ही क्या, उसकी हर चीज़ पर रूशा का हक है। अच्छा, मिल गया बैग आनिया भाजी? अरुषा ने सर हिलाकर खामोश खड़ी आनिया से पूछते हुए असान की कमर में अपने दोनों हाथ डालकर उसके सीने से और चिपक गई। नहीं, मगर मैं ढूंढ लूंगी। जो मेरा था वो एक दिन मुझे ही मिल जाएगा। इस बार आनिया चुप नहीं रही थी। असान को सरापा देखते हुए मुस्कुराकर रूशा को जताया कि असान उसका था। आप गलत जगह ढूंढ रही थी। जो कभी आपका था ही नहीं वो कैसे मिल जाएगा? बैग इस कार में तो होने से ही रहा। हमारे मुलाजिम इतने लापरवाह नहीं कि हमारी कार में किसी और का सामान रख दें। उसके कुछ जताने वाले लबो लहजे और सबसे बढ़कर अरसलान को देखना। अरूषा दिल ही दिल में खोल गई, मगर अपनी खोलन छुपाकर अरसलान के सीने से लगकर
उसे बहुत ही चलाने वाली निगाहों से देखा। तुम्हारे मुलाजिम कभी मेरे मुलाजिम थे, वो मुझे भी पहचानते हैं। उन्हें लगा होगा कि फिर से सारे सामान वहीं रख दिया जाए जिस पर पहले ही हक है। आर्य ने सीने पर हाथ बांधकर रूषा को जलाने की कोशिश की। अव्वल तो मुलाजिम ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं रखते, और गलती से कर भी दें तो अजलान मीर उस मुलाजिम को अपनी ज़िंदगी से ही नहीं, इस दुनिया से भी उठा देगा, ताकि वो समझ जाएं कि अरूषा के अलावा किसी का कोई हक नहीं इस कार में, क्या अजलान की मीर की ज़िंदगी में भी। जिसको गलतफहमी है वो दूर कर लें। इससे पहले अरूषा सुलग कर उसका मुंह न उछली थी, इस बार असान बीच में बोल उठा और जिस अंदाज से बोला था वो आने को मायूस करने पर मजबूर कर रहा था। अंदर जा सकती हो तुम। असान ने सटमहरी से कहकर जैसे अरूषा के दिल में ठंडक उतार दी थी। आन्या को देखते हुए गर्दन अकड़ाकर वो असान के सीने से लग गई और उषा की आंखों में जो था, आनिया जख्मी नागिन की तरह उसे देखते हुए अंदर की समेत पलट गई। उफ, कितनी चीप औरत है। अजलान आपने इसे कैसे बर्दाश्त किया था 6 साल। आने के जाते ही रूशा ने गुस्से से उधर की तरफ देखते हुए फिर अजलान को देखा। वो बस हल्की से मुस्कुरा दिया। कैसे बर्दाश्त किया और अब क्यों बर्दाश्त कर रहा है, कैसे बता सकता है। रूशा, मैं जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके यहाँ से तुम्हें ले जाऊंगा। तब तक तुम मेरी गैर मौजूदगी में इससे बचकर रहना। अजलान को आने की आंखों में कुछ तो नजर आया था, जो वो अरूषा को अपने सीने से जुदा करके उसके शाने थाम कर समझाने लगा। कुछ नहीं होता, आप है ना। अच्छा छोड़िए इसे, मैं आ गई ना आपकी जिंदगी में, अब सब हैप्पी हैप्पी ही होगा। अरूषा ने अपनी हंसी बेफिक्री से कहकर अजलान को खुश करने के लिए इतरा कर कहा। तुम्हें आना ही था मेरी जान, बस रास्ता आजमाइश भरा था। अजलान ने दिल से मुस्कुराकर झुककर उसकी पेशानी पर अपनी पेशानी टेककर वो सूदगी दिल में उतारी, जो बस अरूषा के वजूद से उसकी जिंदगी में थी। हाँ, आप मुझसे 10 साल पहले पैदा हो गए ना। जरा लेट पैदा हुए होते या शादी लेट करते तो मैं मिल ही जाती आपको। वो अजलान के कॉलर को छूती नाज से बोली। जैसे भी मिली हो, मैं हमेशा अपने अल्लाह का शुक्रगुजार रहूंगा। वो शुक्रगुजारी के एहसास से बोझल होकर उसके दोनों शाने अकीदत से चूमकर सीधा हो गया। देख लें, अल्लाह ने कितना अच्छा गिफ्ट दिया है आपको इतनी हसीन बीवी की सूरत में। उसके फिर से इतरा कर कहने पर इस्लान इस बार शोखी से बोला। हाँ, दी है ना जालिम हसीना। मैं और जालिम हसीना। अरूषा ने फौरन मुंह बनाया। और क्या, अल्लाह की तरफ से अता किया गया गिफ्ट हो, मगर शोहर की फीलिंग की कोई परवाह नहीं। पहले डर कर, अब पता नहीं किस वजह से मुझे तड़पा रही हो। वो झूठ मूठ की नाराजगी से उससे शिकायत कर रहा था। अरूषा ने कुछ देर बस उसे देखा था, फिर उससे अपना आप छुड़ाकर दूर हटकर बोली। पहले मेरे लिए मुंह दिखाई तो खरीद ले, आपकी फीलिंग्स की पूरी परवाह का होगी। वो कहते ही दौड़ती अंदर भाग गई। यानी ये गिफ्ट के बदले इतनी बड़ी खुशी। वेट कीजिएगा मिसेस, गिफ्ट भी आपकी शान के मुताबिक होगा। अपनी आंखों में ग्लासेस फिट करते हुए सरशार सा कार में बैठ चुका था। हशम बेसारी से चारों तरफ देखता जमाई पर जमाई ले रहा था। सुबह सुबह ही सालिम बेनोई उसे बिस्तर से घसीट कर उठाकर अपने बागों में ले आया था। एक तो रात भर जाग कर स्टडी की और सोए हुए 1 घंटा भी ना गुजरा था कि बेनोई साहब धड़ल्ले से रूम में आकर उसे ज़बरदस्ती मीठी नींद से उठाकर अपना बाग दिखाने ले आए। अच्छा खासा सुहाना मौसम भी हशम को सहर लग रहा था। कुछ दूरी पर अपने आदमियों के साथ टहलते फ्रेश से असलान मीर को देखकर वो मुंह ही मुंह में कुछ बतबताया था। तुम्हें यहाँ मैं बस पूरा मुंह खोलकर जमाइयाँ लेने नहीं आया। हशम ने करीब आ चुके असलान को बेसारी से देखा। तो और क्या करूं आपके इस बाग में। हशम ने मुंह खोलकर एक बार फिर जमाई ली थी। हम्म, ऐसा करो, वो जो सामने दरख्त नजर आ रहा है उस पर चढ़कर मुझे दिखाओ। असलान ने कहते हुए साथ ही उंगली के इशारे से दरख्त की तरफ दिखाया था। हशम ने हैरानी से पहले दरख्त फिर अपने खड़ूस बहनोई को देखा। लाला, मैं आपको बंदर नजर आ रहा हूँ। आज तक मैं दरख्त पर नहीं चढ़ा। जिंदगी में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो इंसान पहले कभी नहीं करता, मगर बाज़ औक़ात करना पड़ता है। अभी मैं कह रहा हूँ तो जाओ, शाबाश, दरख्त पर चढ़ जाओ। उसकी बेचारी सी शक्ल पर भी उसे तरस नहीं खाया था। उसे संजीदगी से उसके शानों को थपक कर जाने का बोला था। मैं ना कसम से अपनी बहन से आपकी शिकायत करूंगा और कहूंगा कि आप मुझे पर कितना जुल्म करते हैं। इस बार हशम ने उंगली उठाकर धमकी देते हुए शिकायती नजरों से देखा। वो भी कम नहीं है जुल्म ढाने में। वो मुस्कुराया और फिर सर झटक कर बोला। बक बक मत करो, शाबाश, जाओ पहले। हसान ने अपनी उंगली से हशम की उठी उंगली नीचे करते हुए लापरवाही से कहते हुए अपनी महसूस शहाना मुस्कुराहट से उसे देखा, जैसे उसकी धमकी की कोई परवाह ही नहीं हो। मैं कहीं नहीं जा रहा। हशम ने नाराज होकर रूह ही बदल लिया। हसान ने बच्चों की तरह रूठे रूठे साले प्लस बहनोई को देखा। आई से गो, इट्स माई ऑर्डर। हसान ने इस बार उसका शाना थपक कर कोई और बात सुनने से इनकार कर दिया।
लगता है आपके अजदाद फौज में थे। हशम बेबसी से दर्द को देखते हुए फिर से त्यो साहब को खफा नजरों से देख रहा था। मेरी माँ फौजी की बेटी है। हसान की आवाज़ में फख्र उतर आया। नाना की रूह आप में ही आ गई है। चल कर जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाना हयात हैं। हसान ने मुस्कुराहट दबाई तो हशम का सियाना सा हो गया। इस बार कुछ कहे बिना अपनी आस्तीनों की कफ खोलकर कोनियों पर चढ़ाने लगा। छोड़ो दरख्त पर चढ़ाई। ऐसा करो अभी मैं खेतों की तरफ चल रहा हूँ। वहाँ तुम आज खेतों में फसल कटाई कर लेना। हशम ने दांत पीसिए। हसान ने सादगी से कहकर उसकी जान और जलाई थी। एक बात बताइए। हशम उनके नए ऑर्डर पर सीने पर हाथ बांधकर डायरेक्ट असलान की आंखों में देखते हुए लफ्ज चबाकर बोला। यस यू कैन से। शाहाना अंदाज में उसे बोलने की इजाजत दी गई। ज़रूरी है आप मुझे हर जगह अपना असिस्टेंट बनाकर लिए लिए फिरते रहें। जब से गांव में आए थे अजलान उसे हर वक्त अपने साथ रखता था। बस बीवी को देखते ही बेमुरवत बन जाता। फिर मैं कौन तू कौन। वो आधा घंटा सुकून से अपनी बहन के साथ बात नहीं कर सकता था। तुमने वो कहानी सुनी है ना कि त्यो की जान उसके तोते में बंद थी। तो समझ लो तुम वही तोते हो। अजलान ने पुरसरार तरीके से मुस्कुराकर हाशिम के सर पर एक चिपत भी लगाई। अस्तगफिरुल्लाह। अब तोता ही बनने की कमी रह गई है। आपको आशु ने द्यो क्या कहा? आप तो सच में द्यो परी वाली कहानी पर यकीन कर गए। खुद द्यो, आशु परी और मैं तोता। तोबा तोबा। हाशिम को उसकी बात क्या समझ में आनी थी, बस सासों से सर हिलाया। अजलान ने भी हाथ से कहका लगाया तो हाशिम अपनी तमाम हवकी के बावजूद भी हंस दिया। तुम्हारी परी बहन से वादा किया है कि उनके तोते भाई की हिफाजत करूंगा। समझ लो ये जरूरी है कि तुम हर वक्त मेरे साथ रहो। बाकी सब तो मजाक था। मैं अपने छोटे भाई से काम करवाऊंगा क्या? अजलान ने अब संजीदा होकर प्यार और नरमी से उसके गाल को थपका। तो फिर अपने इस छोटे भाई को सोने के लिए हवेली जाने देना। जैसे ही वो नर्म हुआ हाशिम ने फौरन उसका बाजू थामकर खुशामद की थी। तुम बहन भाई से नरमी से बात करो ना तो फौरन सोने की ही फरमाइश होती है। अजलान ने आंखें सुकड़कर अपने बाजू थामे हाशिम को घूरा। तौबा करें। मुझे अपनी बीवी से तो मत मिलाइए। मैंने कसम से रात भर स्टडी की है। अब बड़ी जोर की नींद आ रही है। मुंह बनाकर वो उसके बाजुओं से लगकर अब सारा बोझ अजलान के बाजू पर डाल गया। चलते हैं। तुम चलो। कार में बैठो मैं आ रहा हूँ। अजलान को उसके हाल पर रहम आ ही गया। अपना बाजू छुड़ाकर हाशिम को सीधा करते हुए वो मुड़ गया तो हाशिम खुशी खुशी उस तरफ बढ़ गया जिधर उसकी कार खड़ी थी। क्या मतलब है तुम लोगों का कि सारा काम खराब हो गया। वो बुरी तरह से अपने मुलाजमीन पर बरस रही थी। मैडम, अचानक अजलान मीर ने वहां पहुंचकर सारे काम रुकवा दिए। एक मुलाजिम ने सर उठाकर हिम्मत करते हुए असल बात बताई। अजलान। उस औरत का मुंह ताज्जुब से खुल गया। वो शौक से अपने मुलाजमीन को देख रही थी। अजलान। उसे किसी ने बताया तो नहीं कि यहाँ कौन करता है ये काम। सदमे से वो बुरी तरह घबराई हुई टरी टरी नजरों से अपने मुलाजमीन की तरफ देख रही थी। उनकी चमकती पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा। नहीं मैडम, अजलान मीर ने कुछ पूछा ही नहीं। बस एकदम से आए और सब चेक करने लगे। और मुलाजमीन उन्हें सब बताता चला गया। वो आंखें फाड़े शौक सब सुन रही थी। फिर उस औरत ने सारे मुलाजमीन को जाने का कहकर अपना मोबाइल पर तेजी से नंबर डायल किया था। शाह। इधर अजलान को सब पता चल गया। उधर से जैसे ही कॉल पिक की गई तो वैसे ही वो बोलना शुरू हो गई। क्या पता चल गया? यही कि गांव से हम जो गैर कानूनी सामान शहर भिजवाते थे वो सब अजलान ने पकड़ लिया। और वो धीरे धीरे सारी डिटेल शाहनवाज खान को बता रही थी। मुझे मालूम था तुमसे अब कोई काम नहीं हो सकता। ये अजलान मीर को जरूर शक हो गया है। और मुझे यकीन है जरूर तुम दोनों ने ही कोई बेहतियाती की है। अगर मेरी बेटी मुझ तक नहीं पहुंची ना तो देख लेना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। सारी बातें सुनकर शाहनवाज खान का दिल कह रहा था कि वहां पहुंचकर सब तबाह और बर्बाद कर दे। उससे सिर्फ फोन पर ही धाड़े उठे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पहले अपना दिमाग दुरुस्त कर लो फिर बात करना मुझसे। उस औरत का दिमाग पहले ही खराब था। उस पर से शाहनवाज का उसको ऐसी बातें सुनाना, वो भी उन्हीं के अंदाज में धाड़ कर कॉल काट कर गई। बेटी। मोबाइल एक तरफ फेंक कर और बस एक लफ्ज कहकर फनकारी। शाह। तुम्हारी इस बेटी की वजह से बहुत हुसारे उठाए हैं। सारे बदले लूंगी मैं उससे और तुम भी कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन ये पता चल गया ना कि असलान मेरी कमजोरी बन गई है तुम्हारी बेटी, उसी दिन अपना मकसद हासिल करना ही मेरा मकसद होगा और मेरी शिकार वही होगी। सरगोशी में वो ख्यालों ही ख्यालों में शाहनवाज खान से मुखातिब थी। उसकी पूरी आंखों में इस वक्त नागिन सी चमक थी। अरूषा बार बार अपनी हथेलियों में आया पसीना अपने दुपट्टे से साफ कर रही थी। सुबह जो असलान से कह दिया था अब उसके बारे में सोच सोच कर घबराहट हो रही थी। उस दिन की असलान की बात भी याद आ रही थी
उससे बस 2 दिन का वक़्त दिया और आज मोहलत ख़त्म हो गई थी। वो अपने दिल में आज अजीब-सा एहसास जागते महसूस करके और भी घबराई जा रही थी। जब से अफ़सान घर आया था, वो उससे छुपती फिर रही थी। अब भी हवेली के पिछले पोर्च में वो सीढ़ियों पर बैठी थी। "यहाँ क्या कर रही हो आशु?" पीछे से आन्या कहती हुई उसके पास ही सीढ़ियों पर बैठ गई। "कुछ नहीं, ऐसे ही।" ज़बरदस्ती मुस्कुराकर उसने सर भी हिलाया। "ऐसे ही? लाला ने इजाज़त दे दी क्या कि तुम उन्हें छोड़कर आज इधर-उधर भागती फिरो?" आन्या ने शरारत से उसकी चोटी पकड़कर उसे छेड़ा। "उन्हीं से तो भागती फिर रही हूँ।" अरूषा इस बार आहिस्ता से कहकर थोड़ी ढूंढने पर रखकर पोर्च की मार्बल वाली सीढ़ियों पर अपनी उंगलियां फेरी थी। अनया ने गौर से उसका चेहरा देखा। कुछ घबराई, कुछ शर्माई सी और भी हसीन होती उसकी सूरत। मस्टर्ड कलर के फ्रॉक सूट में, व्हाइट और मस्टर्ड कलर के दुपट्टे में वो परियों सी लग रही थी। सुनहरे बालों की लटें उसकी गुलाबी गालों को चूम रही थी। कानों में पड़ी सिल्वर कलर की नगीनों वाली झुमकियां उसे और भी हसीन बना रही थी। बिना किसी भी मसूई चीज़ों के बावजूद भी पलकों का हम कमान सी भंवरे खड़ी नाजुक सी नाक और उसकी बेहद गुलाबी कटावदार होंठ, साफ शफाफ सराईदार गर्दन और तराशा हुआ संगमरमर सा सरापा, दूधिया पाँव में पिंक सैंडल। आने उसे सर से पैर तक निहार रही थी। "आशु, तू कितनी हसीन है। अगर मैं लड़का होती ना तो तुझे अपने लाला से छीन लेती।" उसे देखते देखते वो आशकों वाले अंदाज में सीने पर हाथ रखकर बोली, "और अपने लाला के हाथों शहीद हो जाती।" आने की फजूल बात सुनकर उससे बिना सर उठाए चलकर कहा था, "तेरे लिए तो शहीद भी हो जाती।" आनिया की आशिकी में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अरुषा ने बस घुटने से सर उठाकर उसे घूरी दी और फिर से दोबारा सर घुटनों पर रखकर अपने काम में मशगूल हो गई। मार्बल की सीढ़ियों पर वो अपनी उंगलियों से बार बार अज़लान का नाम लिख रही थी। अब तो मुझे यकीन हो गया है, कोई बात जरूर है जो ऐसी खतरनाक वाली 1960 वाली हीरोइन बनी है। आनिया ने इस बार जबरदस्ती उसका हाथ थामकर उसका रुख अपनी तरफ कर दिया। अरुषा ने कुछ लम्हा बस अपनी बेस्टी को देखा, फिर बड़ी आस से पूछा, "अनु, आज मैं तेरे रूम में सो जाऊं?" "ना बाबा ना।" उस दिन लाला ने साफ धमकी दी थी माँ जी से कहने की, और लाला का कोई भरोसा नहीं, आधी रात में रोमांटिक होकर तुझे आकर ले जाए। नानी ने फौरन इनकार करते हुए उसके हाथ छोड़ दिए। "हम रूम लॉक करके सोएंगे, तब वो कुछ नहीं कर सकेंगे ना। देख, तू मेरी बेस्टी है ना, आज मुझे अपने पास सोने देना।" अरुषा ने तेजी से तरकीब लड़ाकर बड़ी आस से इल्तिजा की। आनिया सोच में पड़ गई। एक तरफ असान और माँ जी का डर और दूसरी तरफ जान से प्यारी बेस्टी। "प्लीज हानू, हम सारी रात बातें करेंगे, मूवी देखेंगे। देखना, जब से मैं तेरी भाभी बनी हूँ हम एक साथ रह नहीं पाते।" अरुषा की बातों से हानिया ने झट से हामी भर ली। "हाँ ठीक है, आज तो स्पेशल बात भी है।" हानिया कुछ सोचकर जोश में उसका हाथ पकड़ खड़ी हो गई। अरुषा की सारी फिक्र दूर हो गई। वो खुशी खुशी हानिया के साथ खड़ी हो गई। "कहाँ जा रही हो तुम दोनों?" वो दोनों अभी रूम की तरफ बढ़ ही थीं। किचन से निकलती माँ जी ने दोनों को रोक दिया। दोनों ने पहले एक दूसरे की शक्ल देखकर कुछ नहीं बताने का इशारा किया, फिर मुस्कुराकर माँ जी की तरफ देखा। "कहीं नहीं, हम कुछ देर लॉन्च में बैठने जा रहे हैं।" दोनों एक साथ ही कोर्स में बोली। माँ जी ने बारी बारी दोनों की शक्ल देखी। "बातें बाद में कर लेना। हानिया, तुम आज अम्मा जान के पास सो जाओ। उनकी तबीयत कुछ नासाज है। मुलाजमा के बजाय तुम उनके साथ उनके रूम में रहो।" माँ जी ने एक ही बार में उन दोनों के प्लान पर पूरी तरह से झाड़ू फेर दी। उन्होंने सदमे से एक दूसरे की शक्ल देखी। "माँ जी, मैं भी अम्मा जान के साथ सो जाती हूँ।" अरुषा ने बड़ी लाचारी से अपनी सासू माँ को देखा। "जिस तरह से तुम सोती हो ना, सुबह अम्मा जान मुझे बेड के नीचे ही नजर आएंगी। वो आसान ही कदम है जो बेड पर टिका रहता है।" माँ जी इतनी संजीदगी से उसे देखकर बोली कि हानिया को हंसी आ गई और अरुषा का चेहरा देखने वाला बन गया। "इतना बुरा सोती हूँ मैं?" सदमा सा लगा था उसे। "इतना ही बुरा सोती हो तुम।" उनके अंदाज में कोई फर्क नहीं आया। "अपने बेटे को कभी सोते देखा है आपने? वो लंबी लंबी लातें मारते हैं कि अल्लाह तौबा।" अरुषा को बुरा लगा था उसकी बात पर। वहां से गुजरकर किचन तक जाते हशम को हंसी आ गई। वो हंसे उन लोगों की तरफ चला आया। "उसे पाल कर बड़ा किया है, जानती हूँ वो कैसे सोता है। और हशम, तुम्हें कुछ चाहिए क्या?" माँ जी अच्छे से उसकी तबीयत साफ करने ही लगी थी कि हशम को पास आते देखकर अरुषा को छोड़कर उससे पूछा। अनिया और उषा ने मुड़कर पीछे आकर खड़े होकर हशम को देखा। जी, मैं कॉफ़ी बनाने जा रहा था अपने लिए। आप लोगों के लिए भी बना दूँ? हशम ने मुस्कुराकर अपने रूम से बाहर निकलने की वजह बताई। साथ ही उन लोगों से भी पूछ लिया। "हाय मेरा अच्छा वाला भैया, जल्दी से बना लाओ। आपको मालूम है माँ जी, हशम कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाता है। आप पीकर दाँत दिए बिना नहीं रह पाएंगी।"
अरुषा झट से हशम के शाने से लटक कर खुशी-खुशी बोलना शुरू हो गई। मैं कॉफ़ी नहीं पीती। हशम, तुम अपने रूम में जाओ और हानिया, तुम कॉफ़ी बनाकर हशम को दे देना। और अरुषा, तुम मेरे साथ आओ। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने एक साथ तीनों को हुक्म दिया था और दिया भी इतनी सख्त आवाज़ में था कि आने एक ही लम्हे में किचन की तरफ और हशम अपनी बहन को तुरखम भरी नसों से देखता अपने रूम में भागा। अरुषा बेबसी से मुस्कुराकर उसके पीछे हो ली। माँ जी सीधे उसे अपने रूम में लेकर चली आईं। अरुषा उनके पीछे पीछे उनके रूम में दाखिल हुई थी। माँ जी पहले अलमारियों की तरफ बढ़ी थी, फिर एक भारी भरकम पैकेट लेकर चली आईं और पैकेट उसके हाथ में देकर बोली, इसे पहनकर अभी के अभी आओ। अरुषा ने ताज्जुब से उनका चेहरा देखा। रात के इस वक्त ये कौन सा मॉडलिंग करवाने वाला फरमान था। जाओ पहन कर आओ, फिर बताती हूँ। माँ जी ने उसका रुख वॉशरूम की तरफ कर दिया। माँ जी, अभी बहुत नींद आ रही है। आप जो ड्रेस लाई हैं वो कल सुबह पहनकर दिखा दूंगी। अभी प्लीज़ रहने दें। वो चेहरे पर बेचारगी वाले तासुर सजाकर मिन्नत भरे अंदाज में कहते हुए उन्हें देख रही थी। एक काम तुम बिना किसी बहस के नहीं करती हो। जाओ अभी चेंज करके आओ। उन्होंने दांत पीसकर अपनी नादान बहू को टपटा। वो एक नज़र उन्हें देखकर चुपचाप वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। एक निगाह वॉशरूम की तरफ जाती अरुषा की पुश देखकर माँ जी मुस्कुराते हुए फिर से अलमारियों की तरफ बढ़ी थी। वहाँ से ज़ेवरात के दुपट्टे निकालते हुए उनका वो आज बहुत पुरसुकून सी थी। माँ जी, इतनी रात में इतना भारी ड्रेस पहनाकर आपको मुझसे कैटवॉक करवाना है। थोड़ी ही देर में वो बामुश्किल भारी दुपट्टा संभाल कर बोलते हुए निकली थी। माँ जी ने मुड़कर जैसे ही उसे देखा वैसे ही उसके मुंह से माशाल्लाह निकला था। मैरून कलर के कीमती लहंगे में वो चांद की तरह दमक रही थी। उसकी दूधिया गुलाबी रंगत जैसे इस कलर में थक उठी थी। माँ जी, किस लिए लाई हैं ये ड्रेस? किसी फंक्शन में जाना है क्या? अरुषा को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। इस भारी भरकम ड्रेस में वो परेशान सी थी। यही समझ लो। इधर आओ। उसका हाथ थमकर उन्होंने उसे बेड पर लाकर बिठा दिया। खामोशी से अब बस चुपचाप मेरी बातों को गौर से सुनो। मुंह खोलकर कुछ कहने की कोशिश करती अरुषा को उन्होंने बोलकर चुप करवा दिया। वो माँ जी के पास ही बैठ गई। उन्होंने बिना कुछ कहे उसके बालों को खोलकर संवारना शुरू किया था। अरुषा खामोश सी बस उन्हें खुद को संवारते देख रही थी। उसके बालों को खोलकर उन्होंने उसका लाइट सा मेकअप भी कर दिया और फिर ज्वेलरी पहना दी। कानों में बारीक गोल्ड के इयररिंग्स, गले में नेकलेस, हाथों में भर भर कर तलाई चूड़ियाँ। अरुषा बस उन्हें देखे जा रही थी। वो क्या कर रही थी, क्यों कर रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अज़लान तुम्हारे टेरेस पर इंतज़ार कर रहा है। उसकी पूरी तैयारी मुकम्मल करके वो अरुषा के हसीन चेहरे को देखकर मुस्कुराकर बोली। अरुषा को अब समझ आया वो किस लिए उसे तैयार कर रही थी। इस बार अरुषा की आंखें झुक गईं, गुलाबी साए चेहरे पर दौड़ गए। माँ जी ने आगे बढ़कर उसकी सभी पेशानी को चूमा था, फिर उसके एकदम से भीगे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। मैं जानती हूँ मेरी बेटी को डर सा लगता है, मगर ये ऐसा लम्हा है जो हर लड़की की ज़िंदगी में ज़रूर आता है। मगर अरुषा, असलान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो बहुत नरमी से उसके हाथों को सहला रही थी। वो जो इतना बोलने वाली थी, इस वक्त बस साकित सी, पलकें झुकाए, घबराई घबराई सी थी। जिस पर माँ जी को उस पर ढेरों प्यार आया था, उन्होंने बेहासा उसे अपने सीने से लगा लिया। अरुषा, मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी समझती हूँ और एक माँ ही की तरह तुम्हें नसीहत करूँगी। मेरी बातें गौर से सुनना। वो उसकी फुश को थपकती होले होले समझा रही थी। अरुषा के दिल से डर धीरे धीरे कम होने लगा। असलान तुम्हारा शौहर है और शौहर की बीवी पर कुछ हक होते हैं और उन हकूक़ को अदा करना बीवी पर वाजिब होता है। मुझे मालूम है मेरी बेटी बहुत मासूम है, इसलिए अब तक खौफज़दा थी। मगर रूशा, मैंने असलान की आंखों में तुम्हारे लिए बस मोहब्बत ही मोहब्बत देखी है, ऐसी मोहब्बत जो कभी किसी के लिए नहीं थी। अरुषा को खुद से अलग करके उन्होंने उसके गाल प्यार से छुए। अरुषा की पलकें झुकी हुई थीं और वो उनसे बहुत ज़्यादा शर्म से महसूस कर रही थी। मेरी बेटी इंशाल्लाह मुझे मायूस नहीं करेगी। इस बार उन्होंने उसके हाथों में अपने हाथानी कंगन भी डाल दिए। ये तुम्हारी मुंह दिखाई है मेरी तरफ से, मैंने इसी दिन के लिए रखे थे। जानती हूँ मैंने ये आने को कभी नहीं दिए थे। पूछो क्यों? रोशा ने पलकें उठाकर माँ जी का खुशी से चमकता चेहरा देखा। होंठों से कुछ नहीं पूछा, मगर आंखों में यही सवाल था, उन्होंने उसे ये कंगन क्यों नहीं दिए, हालांकि वो उनकी पहली बहू थी। माँ जी मुस्कुराती हुई उसकी कलाई में पहने बेशकीमती कंगन पर उंगली फेरती हुई बोली, असलान की आनिया से शादी सिर्फ और सिर्फ आसिया की ख्वाहिश पर हुई थी। मुझे और अम्मा जान को वो पहले से ही असलान के लिए पसंद नहीं थी, मगर ये सोचकर कि अपनी है, इस घर का खून है,
मैंने अज़लान को राज़ी तो कर लिया था, मगर ये नहीं जानती थी अपने बच्चे को किस अज़ाब में धकेल रही हूँ। वो बोलते-बोलते अफ़सरदा हो गई, तो रूशा ने अपने हाथ उनके हाथों पर रख दिए। माँ जी के होंठों पर अफ़सरदा से मुस्कुराहट रेंगी। फिर उन्होंने सर दबा कर कहा, 6 साल, पूरे 6 साल वो उस अज़ाब को अपने दिल में हज़ार गम छुपाए झेलता रहा था। कोई शिकवा नहीं किया, कभी मुँह से उफ़ भी नहीं की। मगर देखो, वो कैसी बेवफ़ा निकली। अरूषा बहुत गौर से उनकी बातें सुन रही थी। खैर, सब ऐसे ही होना था। मैं बस इतना कहना चाहती थी, ये कंगन मैंने सँभाल कर रख लिए कि तब उसे दूँगी, जब वो मेरे अज़लान के चेहरे पर मोहब्बत के रंग बिखेर देगी। लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। सोचा पोता या पोती की खुशी मिलेगी, तब दे दूँगी। वो खुशी भी हमें नहीं दी। एक बार नहीं, पूरी 2 दफ़ा उससे हमारी खुशियों का गला घोंट दिया। इस बार उनकी आँखों में नमी सी आई। अरूषा ने दिल से उनका दुःख महसूस किया था। और अब जब मैंने देख लिया कि मेरे अज़लान के चेहरे पर सच्ची खुशियाँ बस तुम्हारे दम से हैं, तुमने उसे मोहब्बत सिखा दी, तो इस पर बस तुम्हारा हक है। वो अपनी आँखों की नमी पोंछकर सरशारी से मुस्कुराकर उसे अपने गले से लगा चुकी थीं। अब तुम इसकी मालिक हो। मेरी दुआएँ हमेशा तुम दोनों के साथ हैं। गम का कोई साया भी तुम दोनों पर कभी नहीं पड़े। उन्होंने अरूषा की पेशानी चूमकर दिल से उसे दुआ दी थी। अरूषा के दिल से सारे डर और हर्षात उनकी ममता भरी बातों ने दूर कर दिए थे।